हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज जी के करियर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको जैव विविधता या बायो डाइवर्सिटी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वाल्टर जी रोजन ने किया था। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में या बायो में मिलने वाले जीव जंतुओं को प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। अब हम जीओम या बायोम की बात करते हैं। समान जैविक अजैविक वाले प्राकृतिक पारतंत्र को समान जैविक और अजैविक वाले प्राकृतिक पारतंत्र को जीवोम कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल की गुणवत्ता आपके सब्सक्रिप्शन, कमेंट और शेयर पर निर्भर करता है। जितना अच्छा आप शेयर करेंगे, जितना अच्छा आप सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे, उसी प्रकार से हमारी गुणवत्ता में सुधार आती जाएगी। अब हम जैव विविधता के प्रकार की बात करेंगे। जैव विविधता दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली है इसमें आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा है प्रजाति जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता क्या होती है? एक ही प्रजाति में पाए जाने वाली जीन संबंधी विविधता आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। प्रजाति जैव विविधता विभिन्न जातियों के मध्य पाए जाने वाली जैव विविधता को प्रजाति जैव विविधता कहा जाता है। विषुवत रेखीय वर्षावन को जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिक तंत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में और विषुवतीय रेखीय सदाबहारों वनों में पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता यह एक क्षेत्र की विविधता या पारतंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता है। सामुदायिक जैव विविधता ज़्यादा उत्पादक एवं स्थिर पारतंत्र का निर्माण करती है, जो प्राकृतिक पर्यावरण को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। जैव विविधता की समृद्धि पारतंत्र की स्थिरता तथा संतुलन को निर्धारित करती है। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट। सबसे पहले भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट सबसे पहला हिमालय क्षेत्र है, और उसके बाद पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र है। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, सुंडालैंड हॉटस्पॉट। सबसे पहला है हिमालय क्षेत्र। भारत के उत्तर पूर्व भाग, दक्षिण मध्य एवं पूर्व नेपाल एवं भूटान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके बाद है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम भारत एवं श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम के उच्च भूमि तक फैला हुआ है। इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट के सदाबहार वन, जिसको हम 16 कहते हैं। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, असम एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडो बर्मा हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। सुंडालैंड इंडो मलाया द्वीप को सुंडालैंड के नाम से भी हम जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कौन सा है? इस मामले में जब हम चर्चा करते हैं तो हम यह पाते हैं भारत का सबसे बड़ा बायो हॉटस्पॉट इंडो बर्मा सीमा है। भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है। सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व पश्चिमी घाट में पाया जाता है। समुद्री संवेदनशील क्षेत्र या हॉटस्पॉट वर्तमान में कुल 50 हॉटस्पॉट हैं। भारत में 2 हैं, जिसमें एक पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह। निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों से ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, ज़रा हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। संसार की 50% से ज़्यादा प्रजातियाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती हैं, जिसे हम जैव विविधता का भंडार भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की जैव विविधता में विश्व में सर्वाधिक है। विशालता के कारण इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। आप जानते हैं अमेजन नदी यहीं से होकर गुजरती है, जो प्रवाह के क्षेत्र से या अपवाह के क्षेत्र से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ ज़्यादा सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, कम मौसमी परिवर्तन होता है, मानव का हस्तक्षेप भी यहाँ न्यूनतम होता है। अब प्रवाल भित्तियों के बारे में हम जानेंगे। प्रवाल भित्तियाँ जीवों के लिए आदर्श पारतंत्र का निर्माण करती हैं। इन्हें समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया या ग्रेट बैरियर रीफ है। आर्द्र भूमियों की बात हम करेंगे। मैंग्रोव वन जलमग्न रहकर लवणीय पर्यावरण में अपना पोषण एवं संवर्धन करते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। न्यूनतम जैव विविधता ध्रुवों के निकट पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है।
जैव विविधता के ह्रास के कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानव जनित कारण। ज्वालामुखी उद्गार प्राकृतिक कारण, मानव जलवायु परिवर्तन, सूखा एवं अकाल, पृथ्वी उल्कापिंड की टक्कर जो प्राकृतिक कारण है। अब मानव जनित कारण में प्राकृतिक आवासों का विनाश, आवासों का विखंडन, वन्य जीव का अवैध शिकार, झूम कृषि जिसके कारण पेड़ों की कटाई अत्यधिक होती है, औद्योगिकरण और निर्वनीकरण इस प्रकार से मानव जनित कारण है। आवास विनाश जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण है। विदेशी जातियों के प्रवेश से जैव विविधता का क्षय होता है। ये स्थानिक प्रजातियों को नष्ट करते हैं तथा उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करके विभिन्न प्रकार की जैव विविधताओं का फिर से विकास करते हैं। जैसे अमेरिकी की गेहूं के साथ आयातित कांग्रेस या गाजर घास, मैक्सिको से लाया गया लेंटाना कमारा। कीटनाशक और ग्लोबल वार्मिंग भी जैव विविधता के नष्ट होने के कारण है। कीटनाशक पशु पक्षियों पर बुरा प्रभाव डालता है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण टैगा वन समाप्त होते जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर है, जो तिरुपुर केरल में स्थित है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसको हम IUCN के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को मुख्यालय ग्लांट में स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठन के सदस्य होते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। मुख्य कार्य विश्व वन्य जीव कोष के कार्यों के साथ समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक रूप से संरक्षण तकनीक को विकसित करना है। अन्य 4 क्षेत्रों पर यह कार्य करता है, जिसमें से पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है संपोषणीय ऊर्जा, तीसरा है आजीविका, चौथा है हरित अर्थव्यवस्था। अब हम रेड डाटा बुक की बात करेंगे। IUCN द्वारा 1963 से यह जारी है। इसमें विलुप्त प्राय, असुरक्षित एवं दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित ये पुस्तक है। इसमें क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीव को गुलाबी पृष्ठ पर, पुनः पर्याप्त संख्या में वृद्धि होने पर हरे पृष्ठ पर इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। IUCN की लाल सूची में विलुप्त, वन्य जीवन में विलुप्त, आदि संकटग्रस्त, संकटापन्न, सुभेद्य, संकट के निकट, कम चिंतनीय, आंकड़ों का अभाव और अनाकलित 9 वर्गों में बांटा जाता है और 9 वर्गों का रंग या पृष्ठ अलग अलग पटा होता है। कुछ विलुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं, जैसे मैमथ, लाल पांडा, डोडो, एशियाई चीता, डायनासोर, गुलाबी मस्तक वाली बतख। अब हम गंगा डॉल्फिन की बात करते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका गंगा डॉल्फिन का? प्लेटोनिस्टा गैंगेटिका। यह मछली नहीं वरन स्तनधारी एक जीवों की श्रेणी में आता है। ग्रहण शक्ति इसकी या सूंघने की शक्ति इसकी अत्यंत तीव्र होती है। इसे सन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव इसके घोषित किया गया है। यह गंगा का टाइगर भी कहा जाता है। देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व हुगली नदी है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय में स्थित है। नदी सुरक्षा के लिए बायो मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा दी जाती है। रिवर फॉर लाइफ डॉल्फिन के लिए विश्व वन्य जीवन कोष द्वारा इसकी संज्ञा दी गई है। बिहार सरकार ने 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे बनाने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया था। अब हम गिद्ध की बात करते हैं। पर्यावरण तथा प्रकृति की सफाई कर्मी के नाम से मशहूर गिद्ध इसका सबसे बड़ा खतरा है जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफिनेक सोडियम है, जो कि अब सरकार द्वारा अवरोधित हो गई है। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पिजौर हरियाणा में स्थित है। शीत ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षी कौन कौन से हैं, जिसमें हम कह सकते हैं पहला है साइबेरियन क्रेन, दूसरा है ग्रेटर फ्लेमिंगो, तीसरा है वुडसाइड पायर और चौथा यूरेशियन कबूतर है। ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षी कौन कौन से हैं, जिसमें एशियाई कोयल, नीली पूंछ वाली मक्खी भक्षी को हम इस श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, जिसमें है अधिक जैव विविधता वाला पारितंत्र अपनी स्थिरता को कम विविधता वाले पारितंत्र की तुलना में आसानी से कायम रखता है। जीन बैंक से जैव विविधता को भारी क्षति पहुंचती है। विशिष्ट कृषि पद्धति जैव विविधता का संरक्षक नहीं है। टुमारो बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम वंदना शिवा के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर नारियल को कल्प वृक्ष कहा जाता है। बांस सदाबहारी वृक्ष है, जिसे हम सोना या राक्षस घास के नाम से भी जानते हैं। आलू अदरक जो कि तना की श्रेणी में आते हैं और केले के तना को हम पत्ती की श्रेणी में रखते हैं। जैव विविधता विरासत स्थल से असूचित होने वाला भारत का प्रथम जलाशय अमीनपुर झील तेलंगाना है। विश्व का सबसे बड़ा विशाल बरगद शिवपुर वानस्पतिक उद्यान कोलकाता है, जो कि 500 साल पुराना है। सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेसिया और सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया कहा जाता है।
सबसे लंबा वृक्ष यूकोलिप्टस और सबसे विशालकाय वृक्ष हम सिकोया कहते हैं। क्रिकेट का सर्वोत्तम बल्ला जो सेलिक्स की लकड़ी का बनता है और सबसे बढ़िया हॉकी शहतूत की लकड़ी से बनता है। माचिस, पेंसिल, प्लाईवुड पोपलर की वृक्ष की लकड़ी की बनती है। सजावटी पौधों के रूप में प्रयुक्त लेंटाना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रहा है। जलकुंभी को जंगल का आतंक भी कहा जाता है। सबसे बड़ा कपी कौन सा है या सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? गोरिल्ला। सबसे छोटा बंदर गिब्बन और सबसे बुद्धिमान बंदर चिंपैंजी, जिसे मानव का पूर्वज भी कहा जाता है। विलुप्त प्राय पक्षी डोडो का निवास स्थान है, जिसको मॉरिशस में पाया जाता है। और हम आगे देख रहे हैं गाजर घास। गाजर घास अमेरिका से आयातित गेहूँ PL480 के साथ चर्म रोग, श्वास रोग, एलर्जी आदि रोगों को लेकर गाजर घास से भारत में लैंड हुआ था। सार्क के यकृत से निकाला गया तेल विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। कटल फिश अपना रंग बदलती है और इस रंग के कारण इसको रंग बिरंगी फिश भी कहा जाता है। जाइगिना मछली हथौड़े के आकार की होती है। गैबुसिया मछली मच्छर की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि ये मच्छरों को जो लार्वा के लिए पानी की सतह पर जमने के कारण वो अंडे देते हैं, जिससे ये मच्छी अपनी उपापचय क्रियाओं के द्वारा उसको नष्ट कर देती है। अब सीबक थॉर्न, जिसे हम लेह बेरी या लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। विटामिन तथा पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह अनुकूलित होता है। देश का पहला तितली पार्क बानेरघट्टा बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में चालू हुआ था। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना 1952 में हुई थी। देश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम सोहन या शर्मीली पक्षी के नाम से जानते हैं, राजस्थान राज्य का पक्षी है। संरक्षण के लिए गोंदवट संरक्षण प्रोजेक्ट। जेडान कर्सर रात्रिचर पक्षी होता है। श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार से होता है। एक तो स्वस्थानीय संरक्षण होता है, दूसरा है परस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास पर अनुकूल दशाएं उपलब्ध करा के संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व स्वस्थानीय में आता है। परस्थानीय संरक्षण में क्या होता है? इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों को उनकी मौलिक प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्यत्र अनुकूल दशाओं वाले कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें क्या क्या आते हैं? प्राणी उद्यान आते हैं, एक्वेरियम आते हैं और वन्यजीव सफारी पार्क आते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन 3 प्रकार के जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया जाता है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसका सीमांकन किसी पारितंत्र के विशेष पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के संरक्षण देने के लिए किया जाता है। सीमाओं का निर्धारण विधायिका द्वारा होता है। इसके बफर जोन में मानव हस्तक्षेप कर सकता है। पर्यटन की अनुमति होती है, लेकिन आखेट नहीं किया जा सकता है। स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसका उद्देश्य है वन्य जीवों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त और सुरक्षित रखने के लिए आवास उपलब्ध कराना है। दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य इसका सीमांकन किसी विशेष पशु पक्षी को संरक्षण देने के लिए किया जाता है। इसकी सीमाओं में परिवर्तन एवं संशोधन नहीं किया जा सकता है। अनुमति के साथ मानव सीमित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है, लकड़ी काट सकता है, मछलियों एवं चिड़ियों का लाइसेंस लेकर शिकार कर सकता है। सीमित पर्यटन की अनुमति होती है। शोध कार्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। अब हम जीवमंडल आगार की बात करते हैं, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व भी हम कहते हैं। सीमांकन इसका कौन करता है? इसका सीमांकन करता है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर होती है। सीमाओं का निर्धारण विधि प्रक्रियाओं द्वारा होता है। एक से अधिक पारितंत्र होते हैं। जैविक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्थल आकृतियों को संरक्षण प्रदान करता है। बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना का उद्भव यूनेस्को के 1971 के मनुष्य जीवमंडल EMAB कार्यक्रम के दौरान हुआ था। भारत में 1986 में प्रारंभ हुआ। वर्तमान में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है कच्छकारण और सबसे छोटा है डिब्रू-सैखोवा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में सदाबहार और मोंटाने शुष्क वन पाए जाते हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल कुल 10 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से हैं पहला नीलगिरी, दूसरा मन्नार की खाड़ी, तीसरा सुंदरवन, चौथा नंदा देवी, पाँचवा नोकरेक, छठवां पंचमढ़ी, सातवां सिमलीपाल, आठवां अमरकंटक, नौवां ग्रेट निकोबार द्वीप और 10वां अगस्तमाला हैं।